अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 के इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 19 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग के बारे में सीखेंगे कि फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग क्या होती है और किस तरीके से हम व्यू, रिएक्ट या बूटस्ट्रैप को हम ऐड कर सकते हैं अपने लारावल 6 के प्रोजेक्ट्स के अंदर। ऑल्दो लारावल 6 ये नहीं कहता, ये लारावल ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ व्यू को, रिएक्ट को या बूटस्ट्रैप को यूज़ करो। आप कोई भी CSS फ्रेमवर्क, कोई भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो कि कंपैटिबल हो इसके साथ, उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये सिर्फ स्टार्टअप के लिए है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी कि बूटस्ट्रैप इज़ अ वेरी पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क। इसी तरीके से व्यू एंड रिएक्ट आर वेरी पॉपुलर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। तो इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि लारावल ये नहीं रिकमेंड करता या आपको फोर्स नहीं करता कि आप बूटस्ट्रैप को ही एज अ CSS फ्रेमवर्क यूज़ करें या आप Vue.js या React.js को ही एज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के तौर पर यूज़ करें। बल्कि ये जो तीनों पैकेजेस हैं, बूटस्ट्रैप, व्यू और रिएक्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट लारावल आपको प्रोवाइड करता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम इसके फोल्डिंग को सेटअप कर सकते हैं। अगर आपका व्यू या रिएक्ट के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं, आपको एंगुलर JS का ज़्यादा इंट्रोडक्शन है, आपको ज़्यादा एंगुलर JS आता है, तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं लारावल 6 के साथ। इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। मगर हम यहाँ पर बात करेंगे डिफ़ॉल्ट्स के फोल्डिंग की। तो लारावल 6 के अंदर इस सिनारियो को, जो कि प्रीवियसली लारावल 5 के अंदर जितने वर्जन थे उसके अंदर तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी लारावल 5 की सीरीज़ को फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को जनरेट कर सकते हैं यूजिंग PHP आर्टिसन मेक ऑथ कमांड। लेकिन इन लारावल 6 अगर यहाँ पर मैं आपको टर्मिनल पर लेके जाऊँ और यहाँ पर लिखूँ PHP आर्टिसन लिस्ट, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर अब मेक ऑथ की कमांड को रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। अब जो यूज़र इंटरफेस है या जो फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग है, उसको एक अलग पैकेज जो कि Laravel/UI का पैकेज है उसके अंदर एम्बेड कर दिया गया है। सो अगर अब हम फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप करना चाह रहे हैं, तो हमें, अगर हम उनके प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स को, बूटस्ट्रैप को, या हम जो है वो Vue.js को या React.js को यूज़ करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए हमें उसको पैकेज को, जो कि Laravel/UI का पैकेज है, उसको इंस्टॉल करना होगा। तो ये एक नया फीचर है लारावल 6 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें हमने देखा कि मेक ऑथ को ख़त्म कर दिया गया है PHP आर्टिसन की लिस्ट में से, और उसकी जगह एक थर्ड पार्टी पैकेज जो कि लारावल की तरफ से है, Laravel/UI को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो उसको अगर आप फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग जो लारावल की है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उसको Laravel/UI के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सेटअप करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें खुद सेटअप करना चाह रहे हैं, फ्रंट एंड व्यूज़, लॉगिन, रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन वगैरह खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यू आर फ्री टू गो। आप इस पैकेज को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सो चलिए अब हम सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। सो इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कंपोजर रिक्वायर Laravel/UI और --dev, क्योंकि इसको एज ए डेव डिपेंडेंसी हम करेंगे इंस्टॉल, और -VVV वर्बोस मोड में, ताकि हमें पता चल जाए कि इस वक्त क्या प्रोसेस हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे, सो ये इसको लोड करेगा फ्रॉम द इंटरनेट और इसको पैकेज को इंक्लूड कर देगा। अब मैं ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और इसको कैशे में से ही अपलोड करके इसमें इंस्टॉल कर देगा। तो अगर आपका कैशे में ये पैकेज मौजूद नहीं है, तो इट विल डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट, जो कि आपकी इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि कुछ देर लगा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलिंग Laravel/UI पैकेज फ्रॉम द कैशे, लोडिंग फ्रॉम कैशे। सो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था ये। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट में, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारी जो package.json फाइल है वो अपडेट हो चुकी होगी। ये फाइल package.json हमारे पास ये फाइल है। इसके अंदर अब हमारे पास कंपोजर.json,
इसके अंदर हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड डेव के अंदर लारावल यूआई का वर्जन 1 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो लारावल यूआई के पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद अब अगर हम PHP आर्टिसन लिस्ट लिखते हैं, PHP आर्टिसन लिस्ट, तो इसमें अब हमें कुछ 2-3 न्यू कमांड्स देखने को मिलेंगी। एक है UI auth, यह है स्कैफोल्ड बेसिक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन व्यूज़ एंड राउट्स। सो अगर आप लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, व्यूज़ और राउट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं स्कैफोल्डिंग में, तो आप UI auth के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल आप यहाँ पर सिर्फ स्वैप करना चाह रहे हैं फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग फॉर एप्लीकेशन, फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग फॉर एप्लीकेशन से मुराद ये है कि जब आप लारावल PHP आर्टिसन UI को रन करेंगे और उसके साथ आप प्रोवाइड करेंगे कि कौन सा आप फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे इस लारावल के प्रोजेक्ट के अंदर रूट पर एक package.json फाइल होगी, उसमें मौजूद डेव डिपेंडेंसीज़ को ये अपडेट कर देगा और उन पैकेजेस को ऐड या रिमूव करेगा अकॉर्डिंग टू योर नीड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन और यहाँ पर मैं UI लिखता हूँ, सो उसने कहा नॉट इनफ आर्ग्यूमेंट मिसिंग टाइप, मतलब अब हमने इसको टाइप भी बतानी है कि किस टाइप की स्कैफोल्डिंग हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो अगेन मैं इस कमांड को क्रिएट करूँगा और लिखूँगा कि अब मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप। सो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई मुझे UI यूज़र इंटरफेस के लिए बूटस्ट्रैप चाहिए फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग में ऐड करने के लिए। सो मैं इसको रन करता हूँ तो कहता है बूटस्ट्रैप स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ रन npm इंस्टॉल देन रन npm रन dev टू कंपाइल योर फ्रेश स्कैफोल्डिंग। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर हमारे पास ये एक बूटस्ट्रैप JS और app.js क्रिएट की, जिसके अंदर उसने रिक्वायर बूटस्ट्रैप को किया। बल्कि यहाँ पर bootstrap.js के अंदर उसने यहाँ पर देखिए popper.js और उसके बाद यहाँ पर Axios वगैरह सारा कुछ उसने सेटअप करके हमें दे दिया है। सो अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं, हमें जो है वो कोई भी टाइप नहीं चाहिए, मैं इसको नन कर देता हूँ। सो नन, आई थिंक नन इसके साथ काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्री सेट नन। सो फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग रिमूव्ड सक्सेसफुली। सो PHP आर्टिसन प्री सेट नन की मदद से हम फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब ये फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग कहाँ पर ऐड होती है, हमारी package.json में यहाँ पर। सो अगेन अगर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन UI बूटस्ट्रैप, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब Axios के अलावा हमें यहाँ पर बूटस्ट्रैप का 4 वर्जन, jQuery का 3.2 वर्जन, popper.js का 1.12 वर्जन मिल चुका है। सो ये पैकेजेस हम अब इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस लारावल 6 के प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और इसको कह देता हूँ व्यू, सो अब जो है हमारे पास इसने यहाँ पर देखिए बूटस्ट्रैप के साथ साथ व्यू को भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया, और व्यू टेम्पलेट कंपाइलर भी और व्यू भी उसने ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिएक्ट, तो रिएक्ट लिखने के बाद उसने देखिए यहाँ से ख़त्म कर दिया व्यू को, अब सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के साथ रिएक्ट डोम को उसने ऐड कर लिया और इसके लिए जो जो रिक्वायर्ड पैकेजेस थे वो ऐड कर दिए और बूटस्ट्रैप हमारा ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर मैं ये सारी स्कैफोल्डिंग ख़त्म करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन प्रीसेट नन और आप देखेंगे कि यहाँ से तमाम वो स्कैफोल्डिंग जो है रिमूव हो चुकी है। और अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं PHP आर्टिसन UI व्यू लिखूँगा तो अगेन वो बूटस्ट्रैप को ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा अपने इस डेव डिपेंडेंसी के अंदर। हमें एक्सप्लिसिटली बूटस्ट्रैप बताने की ज़रूरत उसी वक्त पड़ती है जब हम सिर्फ और सिर्फ बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाह रहे हैं, व्यू और रिएक्ट को यूज़ नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर आप व्यू या रिएक्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेमवर्क ऐड होगा वो बूटस्ट्रैप हमारे पास होगा। इसके अलावा अगर हम रिसोर्सेज में जाते हैं, व्यूज़ में जाते हैं, तो लेआउट्स में आप देखिए कोई भी फ्रंट एंड स्कैफोल्डिंग हमारी वो जो उसने कहा था यहाँ पर कि अगर आप UI auth लिखते हैं तो ये स्कैफोल्ड बेसिक लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन व्यूज़ एंड राउट्स क्रिएट करता है। वो उसने नहीं किए, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करेगा जब आप UI:auth लिखेंगे। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे कैसे हम UI auth को यूज़ करते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि लारावल ने जैसे हमें कहा कि जब मैं अब इसको एक दफ़ा फिर प्रीसेट नन कर देता हूँ और इसके बाद मैं सिर्फ इसको बूटस्ट्रैप करता हूँ PHP आर्टिसन
UI बूटस्ट्रैप, मुझे सिर्फ बूटस्ट्रैप चाहिए। अभी मैं Vue.js या React.js पर काम नहीं करना चाह रहा, प्योरली बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे। फिर जब आगे हम इसको व्यू को या React.js को देखेंगे तो इसको हम फिर ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फ़िलहाल हमें सिर्फ बूटस्ट्रैप की ज़रूरत है। सो दैट्स इट, हमने बूटस्ट्रैप को ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद, बूटस्ट्रैप को ऐड करने के बाद इसको हमने इंस्टॉल करना है अपने इस लारावल के स्कैफोल्डिंग या लारावल के प्रोजेक्ट के अंदर। सो लारावल ये कहता है कि ये जो हमारे पास package.json फाइल है, इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे कंप्यूटर में Node.js का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आप विंडोज़, लिनक्स या मैक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर मौजूद हैं तो वहाँ पर आपके पास Node.js का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। सो Node.js कहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं? nodejs.org पर जाएंगे और यहाँ से आप इसका जो भी LTS वर्जन या करंट वर्जन जो भी है आप उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे मैं यहाँ पर मैक OS पे हूँ तो इसने मुझे बता दिया कि इसके लिए 10.16.6.3 LTS वर्जन है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और जो करंट लेटेस्ट बीटा वर्जन है विद लेटेस्ट फीचर्स वो है 12.11.0। और अगर मैं अपने सिस्टम पे देखूँ, लिखूँ node-v, सो इसने मुझे बताया मेरे पास 12.9.0 इंस्टॉल है, जबकि लेटेस्ट 12.11.0 है। मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता हूँ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, चाहे तो LTS वर्जन चाहे तो करंट वर्जन। अब चूंकि हमने Node.js के अंदर काम नहीं करना है इतना ज़्यादा, तो यू कैन गो विद LTS वर्जन। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि हमने इसके साथ काम नहीं करना, हमने इसके सिर्फ 2-3 कमांड्स याद करनी है और वही कमांड्स आपने यूज़ करनी है थ्रू आउट अपने लारावल के प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, कोई Node.js की प्रोग्रामिंग आपने नहीं करनी। सो वो कौन सी कमांड है? सबसे पहली कमांड है npm इंस्टॉल। अब ये npm क्या है? npm एक नोड पैकेज मैनेजर है, जिस तरह कंपोजर एक PHP मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है, इसी तरीके से npm एक नोड के लिए पैकेज मैनेजर है। ये क्या करता है, जब आप npm इंस्टॉल लिखते हैं तो करंट फोल्डर के अंदर वो package.json फाइल को फाइंड करता है और उसके अंदर मौजूद जो डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज हैं उनको आपके सिस्टम में एंड नोड मॉड्यूल्स के पैकेजेस के अंदर इंस्टॉल कर देता है। और लारावल ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है उस नोड पैकेजेस को कंपाइल करके ऐड करने में, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए वो यूज़ करता है webpack.mix.js फाइल। ये वो फाइल है जो कि लारावल मिक्स की, जो आपके रिसोर्सेज को कंपाइल करके आपके फ्रंट एंड में ऐड कर देता है। सो यहाँ पर अब हम लिखेंगे npm। अच्छा, ये npm बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है जब आप Node.js का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करेंगे। अब मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा npm इंस्टॉल और ये हमें क्या करेगा, अब ये हमारे तमाम इन पैकेजेस को जो package.json के अंदर डेव डिपेंडेंसीज के लिस्ट में मौजूद है, इन तमाम पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा हमारे इस लारावल के प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके दोबारा रिज्यूम करूँगा जब हम नियरली इस इंस्टॉलेशन को फिनिश करने पर होंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली 5 यहाँ पर कुछ पैकेजेस 1073 पैकेजेस फ्रॉम 504 कंट्रीब्यूटर्स को जो कि हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं और ज़ीरो वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इन पैकेजेस में सब कंपैटिबल हैं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब हमारा जो फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग का सेटअप आफ्टर रनिंग npm इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, तो npm इंस्टॉल रन करने से हमारा एक सेटअप कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो तमाम सेटअप हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप में लारावल हमें ये कहता है कि हमने npm रन dev या npm रन watch, इन दोनों कमांड्स में से एक कमांड को रन करना है। अब ये कमांड्स कहाँ पर हैं? ये हमारे इसी package.json के अंदर, यहाँ पर आप देखें अगर स्क्रिप्ट की जो लिस्ट है यहाँ पर, इसमें हमारे पास npm रन के साथ dev,
npm रन के साथ डेवलपमेंट। बेसिकली अगर हम npm रन डेव करते हैं तो ये npm रन डेवलपमेंट ही रन करता है, सो आप डायरेक्टली npm रन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा npm रन वॉच है जो कि बेसिकली रन डेवलपमेंट को ही करता है, लेकिन साथ इसके डैश डैश स्विच वॉच यूज़ करता है, जो कि कंटिन्यूसली आपकी चेंजेस को वॉच करता रहता है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट या CSS के स्टाइलिंग में कोई चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिकम्पाइल करता है और उसको सेट कर देता है। इसी के साथ npm रन वॉच पोल है, हॉट है, प्रॉड है, प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन में हम उस वक्त उसको रन करते हैं जब हमारी तमाम CSS स्टाइलिंग, तमाम जावास्क्रिप्ट का कोड हमने सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट में लिख लिया है, तो उसके बाद हम उसको प्रोडक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हमें इन नोड पैकेजेस की ज़रूरत नहीं होती। सो अब हमारा npm इंस्टॉल की मदद से नोड पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं और इसकी पहचान तो एक तो यहाँ पर मैसेज है और दूसरा यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। सो अब हम यूज़ करेंगे npm रन वॉच को, इसलिए कि अगर हम CSS में कोई चेंजेस करते हैं तो वो हम डेव की मदद से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमें बार बार npm रन डेव करना पड़ेगा जैसे हम कोई चेंजेस करते हैं। सो अब ये npm रन वॉच करने से क्या होगा कि ये जो रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास JS का फोल्डर है और जो SAS का फोल्डर है, इसमें आपके पास app.scss variables.scss ये दो जो फाइल्स हैं, ये दोनों JS और SAS की फाइल्स ये कंपाइल होके पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। इस पब्लिक फोल्डर के अंदर अभी देख सकते हैं आप कि इसके अंदर कोई भी CSS JS फाइल मौजूद नहीं है। सो मैं अब इसको रन करता हूँ npm रन वॉच। हमेशा याद रखिए डेवलपमेंट मोड की बजाय आप npm रन वॉच करें, लेकिन अगर आपने अपनी चेंजेस कर ली हैं और अब आपने कोई CSS के अंदर चेंजेस नहीं करनी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप npm रन या तो डेव कर सकते हैं या npm रन प्रॉड कर सकते हैं। सो मैंने npm रन वॉच किया। तो यहाँ पर वो कुछ एडिशनल पैकेजेस को इंस्टॉल कर रहा है, डिपेंडेंसीज को जो कि रिक्वायर्ड हैं। सो अब इसने कंपाइल करना शुरू कर दिया है और बिल्डिंग द मॉड्यूल्स, और आप यहाँ पर पब्लिक फोल्डर पर देखिएगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली अब हमें ऐप CSS और app.js फाइल्स मिल जाएंगी। और देखिए जैसे ये सक्सेसफुल हुआ लारावेल मिक्स और ये डन हुआ तो यहाँ पर दो फोल्डर क्रिएट हो गए पब्लिक फोल्डर के अंदर, एक CSS का फोल्डर जिसमें app.css मौजूद है, दूसरा JS का फोल्डर जिसके अंदर app.js फाइल ये देखिए ये मौजूद है। ये डेवलपमेंट की फ़ाइल है, लेकिन अगर मैं रन प्रॉड करूँगा तो ये सारे मिनीफाइड वर्जन होगा। देखिए मैं यहाँ पर रन करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको Ctrl+C करता हूँ और रन प्रॉड करता हूँ, या प्रोडक्शन या प्रॉड, तो npm रन प्रोडक्शन बेसिकली इसने रन किया। इसके बाद जब ये अब कंपाइल करेगा इसको, तो इसके बाद ये इनको मिनीफाइड कर देगा वर्जन को, CSS को भी और जावास्क्रिप्ट को भी, to save space and to remove the extra white spaces। तो ये देखिए हमारी जो फाइल्स हैं वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी हैं और साथ ही उसने कंपाइल करने के बाद वापस टर्मिनल पर आ गया। सो इससे पहले जो उसने फाइल्स कंपाइल की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस कि जब उसने रन वॉच की मदद से डेवलपमेंट वर्जन में किया था तो हमारे जो CSS का साइज़ था वो 173 किलोबाइट था, जबकि उसको जब प्रोडक्शन में हमने किया तो 138 किलोबाइट हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया साइज़। इसी तरीके से जो app.js है जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसका साइज़ था 1.06 मेगाबाइट, और जब ये प्रोडक्शन में कंपाइल हुआ तो इसका साइज़ बन गया 249 किलोबाइट। सो इट डिड रिड्यूस द साइज़ ऑफ ओवर प्रोडक्शन फाइल। तो यहाँ पर भी अगर हम CSS में जाते हैं तो ये देखिए ये मिनीफाइड वर्जन है। यू विल नॉट फाइंड एनी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस इन दिस होल app.css फाइल। इसी तरीके से जो JS फाइल इसने क्रिएट की है ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी मिनीफाइड हो चुकी है, बिल्कुल रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। तो ये डेवलपमेंट मोड से अब हम प्रोडक्शन मोड में आ चुके हैं। तो ये कुछ कमांड्स हैं npm से रिलेटेड जो आपको सिर्फ याद रखनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंसेस इफ़ यू आर वर्किंग इन लारावेल। अदरवाइज़ अगर Node.js का एक्सपीरियंस है तो मेरे ख्याल में आपको इन चीज़ों की
बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हमने सक्सेसफुली फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप कर लिया। अब हमने देखना है कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। सो यूज़ करने के लिए मैं वापस चला जाऊंगा वाच पे और इसको डेवलपमेंट मोड में ले जाऊंगा। तो ये ऑटोमेटिकली इन CSS और JS फाइल्स को रिमूव करके, फोल्डर्स को रिमूव करके न्यू फोल्डर्स क्रिएट कर देगा और जिसमें डेवलपमेंट फाइल्स होंगी app.css और app.js। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर आपने चेंजेस करनी है और वो कैसे इंप्लीमेंट होंगी आपके फ्रंट एंड में। सो यहाँ पर अब लारावेल जो है वो npm रन वॉच की मदद से हैंग हो चुका है हमारा जो कर्सर है। सो इट मीन्स अब हम कोई भी चेंजेस करेंगे अपनी CSS या JS में तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और ये रिकम्पाइल करेगा उन चेंजेस को। सो आपने जहन में रखना है कि आपने कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करना। इस पब्लिक के अंदर जो CSS और पब्लिक के अंदर जो JS फाइल्स हैं इनके अंदर आपने चेंजेस नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। इनको सिर्फ और सिर्फ हमने इंक्लूड करना है अपने फ्रंट एंड में जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अपने लेआउट में जो कि हमारा post.blade.php का लेआउट है, इसके अंदर यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो ये स्टाइल अब मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगा लिंक और यहाँ पर लिखूँगा एसेट और CSS/app.css ये लिखूँगा। और इसकी बॉडी में जहाँ पर ये बॉडी क्लोज हो रही है यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और src में लिख देंगे एसेट। ये एक मेथड है एसेट जो कि ऑटोमेटिकली पब्लिक के फोल्डर से उठाएगा इस JS फाइल और CSS फाइल को। और टाइप इज इक्वल टू एंड इसको लिखते हैं text/javascript। सो ये हमने स्क्रिप्ट को भी ऐड कर लिया। अब हमें कोई jQuery ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कोई bootstrap.min.js ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कोई popper.js को यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इट विल बी अवेलेबल इनसाइड app.js। अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने फ्रंट एंड में आता हूँ यहाँ पर, इसको करता हूँ रीलोड और यहाँ पर मैं जाता हूँ पोस्ट्स वाले टैब पर। सॉरी पोस्ट नहीं है, पोस्ट आई थिंक। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंटेनर है ये यहाँ पर मार्जिन ऑटोमेटिक आ चुका है। ये मार्जिन जो आया है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ये आ रहा है हमारा बूटस्ट्रैप की मदद से। अगर यहाँ पर हम व्यू पेज सोर्स करें, यहाँ पर अब हमारे पास ये देखिए http://app.test/css/app.css और सक्सेसफुली हमारी वो CSS देखिए बूटस्ट्रैप वर्जन 4.3.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरीके से JS के अंदर हमारे पास तमाम के तमाम JS bootstrap.min.js अब यहाँ पर वो दोनों कंपाइल हो गए। ये देखिए bootstrap.js, इसके बाद popper.js, ये देख सकते हैं popper.js नोड मॉड्यूल से popper.js ESM popper.js इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके अलावा jQuery भी इसके अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। ये देखिए jQuery भी इंस्टॉल हो चुकी है फ्रॉम नोड मॉड्यूल्स jQuery dist jQuery.js। अब इसका हमें कंपाइल करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर पर अपलोड करते हैं तो तब हमें इस नोड मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो हमारे पास पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर ये जो CSS और JS आती हैं ये ऑटोमेटिकली प्री कंपाइल होती हैं और इसमें तमाम कोड हमारा मौजूद होता है। सो हमने इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया, यूज़ भी कर लिया, अपने लेआउट के अंदर ऐड भी कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसको चेंजेस कहाँ पे करनी है, जो कि ताकि ये हमारी जो कंपाइलेशन है ये दोबारा हो और हमारी चेंजेस अपडेट हो जाएं। अब सपोज़ मैं इस बैकग्राउंड इस कंटेनर को एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ रेड कलर का और टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ वाइट कलर का। सो मैं यहाँ पर आऊँगा, अब पब्लिक वाले में नहीं आऊँगा, रिसोर्सेज में आऊँगा, सैस में आऊँगा और app.scss के अंदर यहाँ पर अब मैं अपनी CSS लिखूँगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर बैकग्राउंड कलर और मैं इसको रेड कलर देना चाह रहा था तो RGB है। सो 000 FFF और इसके बाद कलर FFF वाइट कलर। सेव किया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग अगेन एक्टिव मॉड्यूल app.css को अपडेट कर रहा है और ये देखिए उसने कहा जी आपकी app.css अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर अब मैं इसको अगर रीलोड करूँगा तो ये देखिए ये मैं इसको रेड कलर देना चाह रहा था तो यहाँ पर ये इस वक्त ब्लू कलर आ चुका है।
तो खैर रेड कलर देने के लिए मैं यहाँ पर रेड लिख देता हूँ। सेव किया, अगेन कंपाइल हुआ हमारे एसेट बिकॉज वी आर रनिंग इट npm run watch। सो रीलोड किया। सो अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है और कलर जो है वाइट हो चुका है। सो अब हम जो भी चेंजेस करना चाहेंगे CSS से रिलेटेड वो यहाँ पर करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई जावास्क्रिप्ट में चेंजेस करना चाह रहे हैं तो रिसोर्सेज के अंदर, JS के अंदर, app.js के अंदर करेंगे। उसमें भी हम bootstrap.js में कोई चेंजेस नहीं करेंगे जब तक हमें डायरेक्ट ना किया जाए कि यहाँ पर चेंजेस करनी है। सो हम app.js में सपोज मैं लिखता हूँ console.dir और यहाँ पर मैं $साइन लिख देता हूँ, सिंपल। सेव किया। जैसे ही मैं सेव करूँगा हमारी जो अब app CSS और app.js दोनों कंपाइल हो चुकी हैं। और कंपाइल होने के बाद अब मैं यहाँ पर अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ पर अब रीलोड करने पर हमें यहाँ पर आप देखिए jQuery का जो भी जितने भी फंक्शंस हैं वो तमाम के तमाम अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपको एक और एरर देखने को मिलेगा CSRF टोकन नॉट फाउंड का। सो ये CSRF बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है। सो इसको ऐड करने के लिए जिस तरीके से welcome.blade.php हमारे पास ये फाइल है, इसके अंदर हमारे पास मेटा के साथ वो इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की हुई। सो इसी तरीके से पोस्ट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे मेटा और इसके अंदर हमारे पास मेटा के साथ हम लिखते हैं इसका नेम इज़ इक्वल टू और यहाँ पर हम देंगे इसको CSRF टोकन नॉट फाउंड। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी कंप्लीट मेटा की इंफॉर्मेशन क्या है। इसमें ऐड होना चाहिए व्यू पोर्ट, यहाँ पर ठीक है। तो ये व्यू पोर्ट भी हमारे पास ऐड होनी चाहिए। यहाँ पर व्यू पोर्ट भी हम ऐड कर लेते हैं। सो मेटा नेम इज़ इक्वल टू CSRF टोकन। तो यहाँ पर अगर हम app.js के अंदर bootstrap.js के अंदर देखें तो ये इसको CSRF देखिए मेटा नेम CSRF टोकन ले रहा है, तो इसको हमने CSRF टोकन नेम देना है। और कंटेंट के अंदर इज़ इक्वल टू एंड CSRF फील्ड का मेथड है, आई थिंक CSRF टोकन का मेथड है, टोकन CSRF टोकन। सो इसको अब मैं रीलोड करता हूँ। सो अब देखिए हमारा एरर यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और अगर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक CSRF टोकन का फील्ड जो है वो ऐड हो चुकी है विद सम रैंडम वैल्यू, जो कि हर दफ़ा आपकी सबमिशन के बाद, फॉर्म सबमिशन के बाद चेंज होगी। तो ये जो मेटा फील्ड है ये बेसिकली यूज़ होती है हमारी जावास्क्रिप्ट के साथ। अगर आप jQuery के साथ अजैक्स यूज़ कर रहे हैं या आप Vue.js के साथ यूज़ कर रहे हैं Axios को, या React के साथ Axios को यूज़ कर रहे हैं, सो देन वी नीड CSRF टोकन, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब चूँकि यहाँ पर हमारे जो bootstrap.js के अंदर यहाँ पर मौजूद है कि टोकन उसने फाइंड करना है हेड से, सो इस क्यूरी सिलेक्टर के लिए हमने फिर उसको ऐड किया। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर इसको ख़त्म कर दें इस पूरी लाइन को तो हमें ज़रूरत नहीं थी उसको ऐड करने की। एनीवेज हमने उसको ऐड कर लिया और सक्सेसफुली हमने अपने फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप कर लिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग को सेटअप करना, उसको ऐड करना, उसको यूज़ करना और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना और कंपाइल करना, तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। होपफुली इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। अगर स्टिल यू हैव सम कन्फ्यूजन आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लारावेल 6 के, जिसमें हम डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम लारावेल 6 के अंदर डेटाबेस को सेटअप करते हैं, कैसे डेटाबेस को यूज़ करते हैं और कैसे हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू लारावेल गाइडलाइंस। तो होपफुली मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल और आने वाला वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को तो लाइक कर दें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाएँ और आप उससे अप टू डेट रह सकें। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।